जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए आप सभी डेली स्टूडेंट के लिए वापस से लेकर आ गए हैं आपका अगला प्रैक्टिस सेट 4/4/2024 सेकंड शिफ्ट वाला ये पेपर है और प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर वाला हम लोग का 11वां चलेगा आज। तो शुरुआत करते हैं हिंदी से, देखते हैं हिंदी का पहला प्रश्न। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, ठीक है, और सेट लगाना शुरू कीजिए। लास्ट में स्कोर बताना है कि सर टोटली 65 क्वेश्चन में से कितना आपका सही हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी का कह रहा है कि दुर्गंध शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कहिएगा सर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दुह जोड़ गंध को हम लोग क्या बोलेंगे? दुर्गंध। ठीक है, इसका सही संधि विच्छेद दुह जोड़ गंध हो जाएगा। पूछा जाएगा इसमें कौन सी संधि है, तो क्या बताइएगा? कहेंगे सर इसमें विसर्ग संधि लगा हुआ है। ठीक है, कौन सी संधि? चूँकि यहाँ पर विसर्ग है तो विसर्ग संधि बोलेंगे और संधि विच्छेद भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है अन्न जल में बताइए कौन सा समास है। अन्न जल में कौन सा समास है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। कहेंगे सर यहाँ पर दोनों खंड प्रधान है, अन्न और जल, है ना, तो द्वंद्व समास कहलाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है बताइए पदच्युत में कौन सा समास लगा हुआ है। देखिए इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? पद से च्युत। इसका मतलब ये होता है कि पद से किसी को हटा देना, है ना। अच्छा, हटा देना मतलब यहाँ पर से फिर किसके लिए आया है? कहेंगे सर ये आपादान कारक वाला है ना। कौन सा? आपादान कारक वाला। तो कौन सा समास हो जाएगा? आपादान तत्पुरुष। करेक्ट आंसर क्या होगा? कहेंगे सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर पदच्युत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गद्यांश वाला, तो हम लोग क्या करेंगे पहले सर क्वेश्चन पढ़ेंगे। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें यानी कि गद्यांश से कोई खास रिलेटेड आपको लेना देना है नहीं, है ना। तो बताना है सप्ताह का विशेषण क्या होगा। तो थोड़ा सा डीप में जाके इसका, है ना, अगला शब्द हो जाएगा कौन सा? साप्ताहिक हो जाएगा। तो देखिए साप्ताहिक में ये वाला तो कहिएगा सर ऑप्शन होगा नहीं, है ना, साप्ताहिक इसमें लिखा हुआ है नहीं। इन दोनों में स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर 100 में आकर नहीं है, यहाँ पर 100 में आकर है, तो होगा कौन सा? लगाइए। देखिएगा यहाँ पर जो मेरे भाई बी लगाए हैं आप सही है, 100 में आकर वाला होगा। ठीक है, साप्ताहिक होता है। सप्ताह का विशेषण क्या हो जाएगा? साप्ताहिक। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि लाभदायक कार्य करो, वाक्य को मिश्र वाक्य में रूपांतरण करना है। मिश्र वाक्य किसको कहते हैं? जिसमें बीच में आपको इस प्रकार से शब्द से मिलेगा, जैसे जैसे तैसे, है ना, क्यों, क्योंकि, ये सब शब्द मिलता है बीच में। तो लाभदायक कार्य करो तो ये वाला होगा? कहेंगे सर नहीं, लाभ वाला कार्य करो, ये तो सिंपल है। वही कार्य करो जो लाभदायक हो, वही और जो, ये ठीक लग रहा है, हो सकता है। लाभ वाला कार्य ही करो, ये नहीं होगा। ऐसा कार्य करो जो जिसमें लाभ हो, तो जिसमें और ऐसा। देखिए इसका सबसे सटीक आंसर ये डी वाला हो जाएगा। वही जो, ये ज़्यादा सटीक नहीं लग रहा है, लेकिन ये वाला ज़्यादा सटीक लग रहा है। ऐसा कार्य करो जिसमें लाभ हो, समझ गए। अगर ये नहीं होता ऑप्शन डी में, डी जो है ऑप्शन में नहीं रहता, तब आप बी को लगा सकते थे। यहाँ पर अगर कुछ और होता तो बी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर सबसे सटीक अभी डी लग रहा है, तो डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है? कहता है उसे रिपोर्ट लिखवाने थाने जाना है, और कह रहा है कि इसको संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करिए। उसे रिपोर्ट लिखवाने थाने जाना है। अच्छा, संयुक्त वाक्य में क्या होता है? इसमें सर जैसे कि और हो गया या फिर या हो गया, इस प्रकार से शब्द से दोनों उपवाक्य जुड़े हुए होते हैं। तो उसे रिपोर्ट लिखवाने थाने जाना है, ये एक सिंपल वाक्य है। इसको संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करते हैं। उसे रिपोर्ट लिखवानी थी इसीलिए थाने गया था। लेकिन यहाँ पर कह रहे थाने जाना है, यहाँ पर कह रहे थाने गया था, तो ये तो है ना टेंस से रिलेटेड गलत हो गया। वहाँ पर कह रहा है यानी अभी जाएगा, ये वाला तो होगा नहीं। वह थाने जाएगा रिपोर्ट लिखवाने, ये भी नहीं होगा। इस प्रकार से शब्द होना चाहिए बीच में। उसे रिपोर्ट लिखवानी थी, उसे रिपोर्ट लिखवानी है इसलिए थाने जाएगा, हाँ ये वाला होगा। देखिए यहाँ पर इसलिए लगा हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसे रिपोर्ट लिखवानी है इसलिए थाने जाएगा, ये एक अलग उपवाक्य है, ये एक अलग उपवाक्य है। बीच में इसलिए जैसा क्या आया है, समुच्चय बोधक शब्द आ गया है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। संयुक्त वाक्य में इसी प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन समझिए, कहता है किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द है? किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि जुवेनिल ऑफेंडर का मतलब होता है किशोर अपराधी। ठीक है, याद रखिएगा, इसका सबसे सटीक ये वाला होगा। अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से है, कह रहा है एबिलिटी प्रोफाइल का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? बताइए। एबिलिटी प्रोफाइल, इसका मतलब होता है योग्यता आरेख। क्या बोलेंगे? योग्यता आरेख। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। कहता है कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? कलम तोड़ना बताइए।
अर्थहीन लिखना, दोषपूर्ण लिखना, बढ़िया लिखना, कलम खरीदना। तो कहता ना भाई उसने आज एग्ज़ाम में इतना सटीक से इतना बेहतरीन आंसर दिया कि कलम तोड़ के रख दिया। इसका मतलब ये है कि बहुत बढ़िया लिखना, बहुत ज़्यादा लिखना, ये बोल सकते हैं, है ना। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कलम तोड़ना माने बहुत बढ़िया लिखना, तो करेक्ट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। कहता है इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये बताइए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सॉरी अशुद्ध बोल रहा ना, अशुद्ध है। तो 3 वाक्य इसमें आपको शुद्ध मिलेगा। शायद मैं कल आऊँगा, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं। देखिए यहाँ पर हैं है, ठीक है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है, आंसर कोई एक ही होगा। यहाँ पर हैं है, ठीक। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। दिमाग लगिए कौन सा सही होगा, शुद्ध कौन सा है। चलिए, तो जो भी मेरे भाई बी लगा रहे हैं आप सही है। वहाँ भारी भरकम, ये 2 शब्द नहीं आएगा, कोई एक ही आएगा। भारी शब्द जैसे वहाँ भारी भीड़ जमा थी, ये बोलेंगे। भरकम भीड़ यहाँ पर अनावश्यक है, इसको लगाना जो है जरूरी नहीं है। तो अशुद्ध वाक्य ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर हैं है, ठीक है, तो ये शुद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। ये मिस प्रिंटिंग होता है, यानी कि पेज प्रिंटिंग हो जाता है, मिस होता है, इसलिए वो उस प्रकार से होता है। आपका जो क्वेश्चन आएगा ना, वो क्वेश्चन में उतना प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होता, ये बुक वाला कर देता है मिस्टेक। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है धीरे चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः देर से पहुँचती है। कौन सा यहाँ पर पदबंध है लगा हुआ है? तो धीरे चलने वाली गाड़ियाँ, क्या लग रहा है आपको? सर इसमें विशेषण पदबंध है, यानी गाड़ियों की क्या दिखा रहा है? ये विशेषता दिखा रहा है कि गाड़ी चलने का विशेषता ये बता रहा है कि कैसे चल रहा है गाड़ी, धीरे चल रहा है। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला देखिए, कहता चलो अब खाया जाए, वाच्य का भेद बताइए। कौन सा यहाँ पर वाच्य है? चलो अब खाया जाए। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कौन सा करेक्ट आंसर? कहेंगे सर यहाँ पर है भाववाच्य। कहेगा सर भाववाच्य कैसे है सर? कर्तृवाच्य मानते हैं कि नहीं होगा? सर कर्मवाच्य तो होगा, यहाँ पर खाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन क्या खाने के लिए कह रहे हैं? ऑब्जेक्ट आपको कहीं कुछ दिखा है, दिख रहा है? तो कहेंगे सर नहीं, तो आंसर ये भी होगा नहीं, ऑप्शन बी होगा। देखिए भाववाच्य यहाँ पर कैसे हो गया? जैसे देखिए अनुमति लेने या फिर सामूहिक इच्छा जताने वाला भाव जहाँ पर उत्पन्न हो ना, तो वहाँ पर भाववाची ही होता है। जैसे चलो अब खाया जाए, ऐसा लग रहा है कि 2-4 दोस्त मिल करके कहीं पार्टी मनाने वगैरह गए होंगे और कह रहे हैं चलो अब खाना जो है खाया जाए, चलो अब खाया जाए। खाने तो कौन सा खाना है तो बता ही नहीं रहा है, तो कर्मवाची तो होगा नहीं। तो चलो अब खाया जाए मतलब क्या करे? सामूहिक इच्छा जता रहा है कि चलो खाते हैं, या फिर अनुमति ले रहा है किसी न किसी से, तो इस स्थिति में आपको भाववाची ही लगाना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन इनमें कौन सा वाक्य भाववाची का उदाहरण है? तो राम से चला नहीं जाता, पुस्तकें महंगे दाम में खरीदी गई, तुलसी ने विनय पत्रिका लिखी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखने से ही पता चल रहा है सर, है ना, यहाँ पर असमर्थता वाला बोध उत्पन्न हो रहा है। तो राम से चला नहीं जाता, ये क्या है? एक प्रकार का भाववाची हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। राम के जगह कोई स्त्रीलिंग जैसे सीता वगैरह लगा करके यही होगा, सीता से चला नहीं जाता। ऐसा थोड़ा है कि सीता से चला नहीं जाती बोल देंगे, तो इस प्रकार से तो नहीं बोलेंगे। मतलब सर यहाँ पर भाववाची होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। कह रहा है कि जब किसी पद में मुख्य अर्थ की बाधा होने पर सादृश्य संबंध के अलावा अन्य संबंधों के द्वारा और एक अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए तो कौन सा शब्द शक्ति होता है? तो यहाँ पर होता है कौन सा? कहेंगे सर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शुद्धा लक्षणा उसको बोलते हैं। ये सभी कुछ डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और याद नहीं भी रहता है तो दिमाग से निकाल दीजिए, जरूरी नहीं कि सारा क्वेश्चन आपको याद ही हो। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है वाह क्या कहना, आप तो पूरे पंडित हैं। यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति लगी हुई है? वाह क्या कहना, आप तो पूरे पंडित हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी होगा, लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति लगी हुई है, ऑप्शन होगा आपका सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करे कि प्रियतमा को समक्ष पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? लगाइए आंसर क्या होगा? कहिएगा सर यहाँ पर ना आया है, यहाँ पर भी ना है सर, नकारात्मक बोध उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास अलंकार सर हो जाएगा। तो बिल्कुल मेरे भाई सी यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? कहता है कि अलंकार संप्रदाय का जनक किसे कहा जाता है? अलंकार संप्रदाय का जनक बताइए। तो करेक्ट आंसर कहिएगा सर जी भामह हो जाएगा, भामह। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। कहिएगा सर कैसे? तो समझिए, यहाँ पर चंद्र खिलौना माने कि चंद्रमा को खिलौना के जैसा तुलना किया गया है ना। डायरेक्ट तुलना जहाँ पर होता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है?
रूपक अलंकार हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है भारत के सम भारत है, बताइए कौन सा अलंकार है। कहिएगा सर यहाँ पर एक शब्द दिख रहा है सम, तो सम, समाना, सा, से, सी, ये सब उपमा अलंकार में आता है, लेकिन यहाँ पर उपमा अलंकार होगा नहीं। कहिएगा सर कैसे, यहाँ पर है बाबू मेरे अन्वय, अनन्वय अलंकार। कहिएगा कैसे, समझिए अनन्वय अलंकार कहाँ पर होता है, जब उपमेय हो लेकिन तुलना करने के लिए उपमान ही ना हो, माने किससे तुलना किया जा रहा है। कहता है भारत के सम भारत है, मैंने भारत का भारत से ही तुलना, ऐसा तो होता नहीं है। माने भारत यहाँ पर उपमेय, जो चीज़ जिसका तुलना किया जा रहा है, यानी भारत का तुलना किया जा रहा है, लेकिन किससे कर रहे हैं, यहाँ एक अलग चीज़ होना चाहिए, लेकिन वापस से भारत शब्द ही लिख दिया गया है, यानी उपमान नहीं है, सिर्फ उपमेय का ही इसमें यूज किया गया है। तो इस स्थिति में आपको अनन्वय अलंकार लगाना है। तुलना तो किया गया है लेकिन सिर्फ उपमेय में, उपमान है ही नहीं, तो अनन्वय अलंकार होगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चतुराई लानी, इसमें कौन सा अलंकार है बताइए। देखिएगा यहाँ पर बेनी शब्द 2 बार आया है और दोनों ही स्थिति में इसका अर्थ अलग अलग है। कहे कवि बेनी, ये कवि का नाम है बेनी, ठीक है, एक कवि है, इसका नाम है बेनी, और यहाँ बेनी ब्याल की चतुराई, यहाँ पर बेनी का मतलब होता है चोटी, जो बालों की चोटी होता है ना, उसको कहा गया है यहाँ पर बेनी। तो शब्द अलग अलग यूज हुआ है और हर स्थिति में अर्थ भी अलग अलग निकल रहा है। कौन सा अलंकार होता है तो कहिएगा सर आप बता चुके हैं, वहीं पर होता है यमक अलंकार। कल के क्लास में काफ़ी अच्छे से आप सभी को बताए थे इसका आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कूके लगी कोयल कदम बन पर बैठी फेरी, इसमें कौन सा अलंकार है बताइए। कूके लगी कोयल कदम बन पर बैठी फेरी, देख रहे हैं यहाँ पर क, यहाँ पर क, यहाँ पर क, सर वर्णों की आवृत्ति पुनरावृत्ति हुई है, तो कहेंगे सर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही है बाबू मेरे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या करें, कहता है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली में ही बिंदियो आगे कौन हवाल, कौन सा यहाँ पर छंद है बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, कहेंगे सर यहाँ पर है दोहा छंद। क्या है ये, एक प्रकार का दोहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है छंद से संबंधित गणों की सही संख्या क्या है, छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी होती है। तो कहेंगे सर ऑप्शन में बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, टोटली 8 होता है। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है, विद्यापति ने पदावली की रचना की है, तो इस किस भाषा में की है ये पूछ रहा है। तो कहेंगे सर ये किया है मैथिली भाषा में, याद रहेगा ना, याद रखिएगा, पदावली की जो रचना विद्यापति ने की है मैथिली भाषा में किया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन हिंदी का, कहता है शांत रस का स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कहेंगे सर निर्वेद। साइंस को हम लोग कर रहे हैं शुरुआत, देखिएगा साइंस का पहला क्वेश्चन, कहता है किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है, किस चीज़ की वृद्धि के लिए किसान जो है फसल चक्रण का नियम जो है अपनाता है। फसल चक्रण मतलब समझ रहे हैं ना, कि समय दर समय अलग अलग फसल का जो है ना, अलग अलग फसल की खेती करना खेतों में। तो इससे क्या होता है, नमी वगैरह हो गया या फिर मृदा का उर्वरता जो हो गया, ये सब बना रहता है। मतलब जैसे हम लोग बरसात के समय में धान का बुआई कर देते हैं, गर्मी के मौसम में जिस प्रकार से आप लोग देखते हैं ये गेहूं वगैरह हो जाता है, रबी फसल जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा जायद फसल हो जाता है जो तरबूज वगैरह, इन सब का खेती, मतलब समय दर समय हर समय में अलग अलग प्रकार की खेती करते रहते हैं हम लोग। तो इसका मतलब यही होता है कि खेतों में उर्वरता उससे बनी रहती है। एक ही प्रकार के फसल का जो है खेती करने से खेती की उर्वरता, नमी वगैरह ये सब घट जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब कि मृदा में उर्वरता बनी रहती है, इससे नाइट्रोजन युक्त तत्वों में मृदा में वृद्धि होती रहती है, मृदा में कार्बनिक तत्वों की भी वृद्धि होती रहती है। तो ऑल ओवर सारी प्रकार की वृद्धि होती रहती है ना, फसल चक्रण का उपयोग करने से। तो करेक्ट आंसर डी होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं कि एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है। तो एथेनोइक अम्ल को ही हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे सर, एसिटिक एसिड कहते हैं। हो सकता है आपसे इसका फॉर्मूला पूछा जाए। तो CH3COOH एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है। 6 से 7% एसिटिक एसिड को क्या बोलते हैं, तो सिरका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिरका बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। अच्छा, एक फॉर्मिक एसिड वाला आपको बताए थे, फॉर्मिक एसिड वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो HCOOH ये होता है फॉर्मिक एसिड वाला। ये कहाँ पाया जाता है सर फॉर्मिक एसिड, तो जैसे चींटी हो गया, मधुमक्खी वगैरह हो गया, इन सब के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है कि कार्बन का अपरूप इनमें से कौन है, निम्नलिखित में कौन है जो कि कार्बन का अपरूप है। तो कांच भी कार्बन का ही अपरूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपरूप है, हीरा भी कार्बन का ही अपरूप है। तो ऑल ओवर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर डी बिल्कुल सही जो हो जाएगा, एक से अधिक विकल्प सही है यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन का खोज आप लोग पढ़े होंगे सर, गोल्डस्टीन ने किया है ना। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन का खोज एजे थॉमसन ने, और जो प्रोटॉन है इसका खोज गोल्डस्टीन ने किया है। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में रदरफोर्ड दिख जाए ना तो रदरफोर्ड लगाइएगा। देखिए खोज करने का श्रेय रदरफोर्ड को ही जाता है, लेकिन पहले देखा था प्रोटॉन को किसने? तो गोल्डस्टीन ने देखा था। तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन प्राथमिकता आपको इसी को देना है सर, ठीक ना। हाँ, यदि ऑप्शन में आपको रदरफोर्ड मिले तब तो यही होगा, नहीं हो तब तो आप गोल्डस्टीन आप लगाइएगा ही। लेकिन यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन में दे रखा है, तो हमको रदरफोर्ड को प्राथमिकता देकर चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कुछ संवहनी पौधे बीज पैदा करते हैं लेकिन फल नहीं देते, तो बताइए वे समूह से संबंधित है, यानी किस प्रकार के समूह के अंतर्गत उसको हम रख सकते हैं? तो कहेंगे सर इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म, सी आंसर हो जाएगा आपका। धंसा रंध्र वाला पौधा कौन सा है बताइए? धंसा रंध्र वाला पौधा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कहेंगे सर कनेर, जिसको नेरियम भी कहते हैं ना, तो ऑप्शन बी होगा। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्म जीवों द्वारा तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लगाइए आंसर। बिल्कुल कहिएगा सर उसको किण्वन बोलते हैं। जैसे दही वगैरह बनाना हो, है ना, उसमें बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा ही टूटता है, दूध से दही बनता है। तो दही बनाना हो, अचार बनाना हो, जैसे बेकरी वगैरह का कोई काम हो, तो किसके द्वारा होता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही संभव हो पाता है। सारे सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक नहीं होती है मेरे भाई, कई सारे ऐसे सूक्ष्म जीव है जो हमारे लिए फायदेमंद होता है, कई सारे नुकसानदायक भी होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति को क्या कहते हैं? जब हम भोजन अपने अंदर लेते हैं तो जो हमारा भोजन नली की दीवार है वो संकुचित होता है, यानी सिकुड़ता है और फिर फैलता है, उस गति को क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलेंगे? कहेंगे सर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक गति। क्या बोलेंगे? पेरिस्टाल्टिक गति, सी आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण का विस्थापन अर्धवृत्त की दूरी तय करने के पश्चात क्या होगा? अर्धवृत्त, अच्छा अर्धवृत्त किस प्रकार से? इस प्रकार से, यानी कि आर का सर 2r हो जाएगा। ये यदि r है तो यहाँ पर 2r हो जाएगा। आंसर कहाँ पर दे रखा है? कहेंगे सर डी में दे रखा है, तो बिल्कुल डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बल का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो बताइए इसे एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? वह नाम क्या है? वो नाम पूछ रहा है। तो कहेंगे सर उसका नाम है बी, यानी कि न्यूटन। पता है ना जी, बल का एक और ऐसा ही मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। इसी को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन भी बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है परनोद बल को डैश सूत्र द्वारा दिया जाता है। परनोद बल का फॉर्मूला यहाँ पर पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना, P × V/G। ए आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रति इकाई समय में संपीड़न और विरलन की संख्या क्या कहलाती है या क्या देती है? तो आवृत्ति होगा उसका आंसर। क्या बोलेंगे उसको? आवृत्ति बोलेंगे। और आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप सभी को अच्छे से पता है सर, हर्ट्ज होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है उपलब्धता के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो बता चुके हैं पिछले क्लास में, उपलब्धता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो नवीकरणीय संसाधन और एक है गैर नवीकरणीय संसाधन। तो बी सर हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है इनमें से कौन वायुमंडलीय प्रदूषण के संकेतक के रूप में भी कार्य करता है? तो बिल्कुल कहिएगा सर लाइकेन, जहाँ पर दिख जाए, यहाँ रहा लाइकेन, है ना, तो लाइकेन वाला आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब। देखिए लाइकेन एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर वायुमंडलीय प्रदूषण यदि ज़्यादा है, जहाँ पर, है ना, वायुमंडल प्रदूषित हो चुका है, वहाँ पर लाइकेन उगेगा ही नहीं। ज़्यादातर पहाड़ पर्वत चट्टानों वगैरह में ये लाइकेन उगता है ना, तो वहीं पर उगेगा जहाँ का वातावरण शुद्ध है। यदि ये लाइकेन नहीं उग रहा है वहाँ पर, इसका मतलब ये है कि वहाँ का वातावरण खराब हो चुका है। तो ये क्या दिखाता है? वहाँ का प्रदूषण संकेतक की तरह एक कार्य करता है लाइकेन। तो डी आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है इनमें से कौन सा वनों के नियामक कार्य का प्रतिनिधित्व करता है? नियामक कार्य कहने का मतलब कि वनों को संरक्षण कौन देता है? तो गैस का भंडारण और उत्पादन नहीं, लकड़ी का उत्पादन नहीं, आवश्यक तेलों को, ये उत्पादन वाला होगा ही नहीं। आंसर होगा आपका डी, संरक्षण कौन देता है? जल और मिट्टी का संरक्षण ही क्या कहलाएगा? वनों का नियामक कार्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब यह है कि जल और मिट्टी का यदि हम संरक्षण करते हैं तो वन हमारा ऑटोमेटिक जो है उसके नियामक कार्य, कहने का मतलब उसका संरक्षण ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है,
आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पानी की कमी को किस प्रकार से हम बोल सकते हैं। पानी की कमी है क्या, किसको बोलेंगे कि हाँ भाई पानी की कमी हो गई है। तो पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों में कमी हो, उसको हम बोलेंगे पानी की कमी। या पानी की कमी के एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध समुद्री के पानी को कमी कहेंगे। या फिर देश के उद्योगों में पर्याप्त मात्रा में ताजे पानी की कमी। देखिए ताजे पानी की कमी को ही हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ सर पानी की कमी हुई हो, मतलब जहाँ पर पीने के लिए पानी मौजूद ना हो उसी को ना बोलेंगे मीठा पानी या ताजे की पानी, वो कमी हो गया इसका मतलब पानी की कमी हुई है। तो वैसे तो समुद्र वगैरह में बहुत सारा पानी है, समुद्री पानी, तो ये नहीं होगा आंसर। या फिर उद्योग के लिए तो कोई भी पानी हम लोग यूज कर सकते हैं, और ये आंसर होगा नहीं। ऑप्शन आपका होगा कौन सा, कहेंगे सर बी, सॉरी ए वाला हो जाएगा। यानी जहाँ पर पीने के लिए ताजे पानी की यदि इसकी कमी हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पानी की कमी हुई है। तो पानी की कमी की सही परिभाषा वही हो जाएगा जहाँ पर ताजे पानी वाला मिल जाए, ए आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई, तो बहुत बार हो चुका है, इकाई बोलते हैं, या फिर आप यूनिट कह लीजिए, या फिर आप किलोवाट घंटा कह लीजिए, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन समझिए, कहता है 3 ओम है और 6 ओम है, प्रतिरोध को पार्श्ववृत्त यानी समांतर क्रम में जोड़ना है तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बताइए। समांतर क्रम में, समांतर क्रम वाला फॉर्मूला क्या होता है सर, 1/R1R2 करके जोड़ना होता है ना। तो चलिए जोड़ते हैं एक बारी। यहाँ पर दिया है 3 ओम तो 1/3 लगाना है, और प्लस यहाँ पर दिया है 6 ओम तो 1/6 लगाइए। एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 सर, ऊपर 2 और 6 एकम 6, यहाँ पर सर 1। ऐड करेंगे दोनों को तो 3/6 और कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। ये किसका मान है, जैसे 1/R का ये मान हो जाएगा। तो जब 1 ऊपर काट दीजिए तो R का मान क्या निकल जाएगा, कहेंगे सर 2 निकल गया। किस ऑप्शन में दे रखा है 2 ओम, तो यहाँ पर सर समांतर क्रम में जोड़ने के बाद समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, कहता है अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो फॉर्मूला ये पूछ रहा है, f बराबर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, f बराबर R/2 हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। हाँ ये अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है साइंस का, कहता है कि नील भेड़, एशियाई हाथी और गंगा डॉल्फिन किसके अंतर्गत आएंगे। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत ये आते हैं। आंसर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। सोशल स्टडीज यानी कि जीके जीएस को हम लोग देखते हैं आगे से। कहता है बताइए इसमें कौन बाजरा है, बाजरा किसको बोलते हैं, तो ज्वार को भी बाजरा बोलते हैं, रागी को भी बाजरा बोलते हैं, मक्का को भी बाजरा बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक से ज़्यादा विकल्प यहाँ पर सही है, समझ गए। जैसे बीज वाला जो होता है ना अनाज, उसको ज़्यादातर बाजरा के ही अंतर्गत रखा जाता है, तो यहाँ पर सब बाजरा ही है, सब बीज के ही जैसा लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है, दिमाग लगाइए, आंसर लगाइए। करा चुके हैं, कहिएगा सर चाय वाला। चाय वाला जो खेती होता है वो वृक्षारोपण के ही जैसा होता है, एक एक करके उसका जो पौधा होता है वो लगाना होता है। जूट, गेहूं, तिलहन ये सब तो हम एक प्रकार से खेत में डायरेक्ट धुन देते हैं तो हो जाता है, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था। तो करा चुके हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था, 1919 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, और बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून था वो, है ना। अगला 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली थी, 1917 में। तो राइट आंसर हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कलकत्ता में खुली थी। गंगा नदी की लंबाई यहाँ पर पूछ रहे, बताइए तो क्या होगा गंगा नदी की लंबाई, बिल्कुल कहिएगा सर जी 2525 किलोमीटर हो जाएगा गंगा नदी की लंबाई। आइए अगला क्वेश्चन कहता है श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या हो जाएगा, श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, उसका नाम है क्या, बड़ा अजीब नाम है, कहेंगे सर पिदुरु तलागला, याद रहेगा पिदुरु तलागला, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि केंद्रीय मात्स्यिक शिक्षा संस्थान ये कहाँ है, एक बार और बताए थे आप सभी को, मुंबई के महाराष्ट्र में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मुंबई के महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र के मुंबई बोलेंगे ना, महाराष्ट्र तो स्टेट है, उसके शहर का नाम है मुंबई। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है हीराकुंड जल विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है, हीराकुंड जल विद्युत केंद्र बताइए। तो ये कहाँ पर है, कहेंगे सर ये है महानदी पर और ओडिशा में सर ये बना हुआ है, तो सी आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब होता है बताइए, तो
कहेंगे सर 1939 में शुरुआत होती है और 1945 में एंड हो जाता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? कहिएगा सर जी सतलज नदी पर है, सी आंसर। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? कहिएगा सर लद्दाख उमलिंग ला दर्रा हो जाएगा आंसर इसका। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है बताइए? तो सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद ये तो आदमी द्वारा होता है ना, आदमी बन जाता है आतंकवादी, तो एक प्रकार का आतंकवाद भी आपदा के अंतर्गत आता है, लेकिन ये मानव निर्मित आपदा बोल सकते हैं, प्राकृतिक आपदा नहीं है। सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया था? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। कहेंगे सर जी आंध्र प्रदेश में दिया गया था। भारत में लड़कियों के मतदान करने की कम से कम उम्र क्या है? तो लड़कियों के लिए कहे या पुरुषों के लिए कहे, महिलाओं के लिए, जिसके लिए भी कहे, कम से कम उम्र 18 वर्ष के लिए है, सभी वर्ग के लिए। तो डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था? तो कहिएगा सर अच्छे से पता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत। अच्छा 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, है ना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष को ही पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखें। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के तहत, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? पिछले ही क्लास में कराए हैं। तो लोकतंत्र को सशक्त बनाना, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कहिएगा सर जी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम जी थे, आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है व्यवहार का एक पैटर्न जो बनता है क्या कहलाता है? व्यवहार का एक पैटर्न, तो उसको क्या बोलते हैं? तो कहिएगा सर उसको बोलेंगे हम लोग सामाजिक समस्या बोलेंगे, और आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी 3 इसमें असत्य कथन है, सत्य कौन सा है? तो लोगों द्वारा चुने गए शासकों को सभी प्रमुख निर्णय लेना चाहिए, चुनावों को लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने के लिए एक विकल्प और उचित अवसर प्रदान करना चाहिए, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान आधार पर उपलब्ध होना चाहिए, यह उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लोगों द्वारा चुने गए शासकों को सभी प्रमुख निर्णय लेना चाहिए, तो आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की सुरक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा सुधार करना तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना, या राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर कहेंगे सर ऑप्शन ए ही सही था, है ना। भारत के राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, यह अनुच्छेद 44 के अंतर्गत या उसके उद्देश्य माने जाते हैं, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। तो यहीं पर हो गया आप सभी का प्रैक्टिस सेट एंड स्कोर क्या रहा ये कमेंट में लिखिएगा। पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर एंड स्क्रीन के रूप में शो हो रहा होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द आपसे शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।